हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 2.4 की। हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में चैप्टर 2 को स्टार्ट करा है, हमारा बजट कंस्ट्रेंट। हमने उसकी 2.3 तक कंप्लीटली कवर किया हुआ है अपनी लास्ट 2 वीडियोस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसकी 2.4 की। नाउ बिफोर स्टार्टिंग 2.4 मेक श्योर कि हमने उसका जो 2.3 वाला पार्ट है वीडियो का वो कंप्लीटली गो थ्रू करा हो, क्योंकि यहाँ पर ये इससे कंप्लीटली लिंक्ड है। और यहाँ पर जब मैं अपना 2.4 को एक्सप्लेन करूंगी तो मैं इस वाले कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से उस डिटेल में फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो मेक श्योर कि हमने ये वाला पार्ट देखा हो हमारे 2.4 के लिए। नाउ एक और चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2.4 को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास 2-4 चीजें और ऐड ऑन करने के लिए है हमारे 2.3 में जो हमने कल डिस्कस किया था। तो उसे एक बार देख लेते हैं एंड देन हम अपने 2.4 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अपने स्लोप को एक बार डिस्कस करें फिर से, तो यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जनरल स्लोप की बात हो रही है कि किसी भी हमारी लाइन के स्लोप की बात। लेकिन इसके बाद की जो ये सारी बातें हैं, ये हमारी बजट लाइन के स्लोप की बात हो रही है कि वो नेगेटिव होता है। तो उसका क्या मतलब है, और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जो नेगेटिव के साथ पूरा टर्म है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें स्लोप की, यहाँ पर व्हाट इफ अगर हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता और फिर उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होती, तो उसका क्या मतलब होता। यहाँ पर अगर हम जनरली स्लोप की बात करते हैं, एक बार मैं इसको नीचे एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कॉन्सेप्ट आगे काम भी आएगा लाइफ में, कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्लोप की, सॉरी स्लोप की, है ना। तो स्लोप हमने क्या बात करी कि वो हमारा क्या है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ये हमारी जनरल टर्म है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है। ये इसको ये कॉज करता है और इसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, तो इसको इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जनरल बात है, हर स्लोप की यही बात है। अब यहाँ पर अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव आता है तो उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे वो, मतलब कि दोनों साथ में बढ़ेंगे और साथ में कम होंगे। या फिर हमारा स्लोप नेगेटिव आएगा, उस सिचुएशन में वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, वो वाली सिचुएशन, है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप के साथ जो कोई भी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, जो कोई भी मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, लेट सपोज 2 आती है, 1 आती है, कुछ भी आता है, तो यहाँ पर अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि भाई 1 यूनिट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे कितने यूनिट से डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होगा। या फिर हमारा 1 यूनिट से अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम हो रहा है तो हमारे कितने यूनिट से डिपेंडेंट वेरिएबल कम होगा। सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बजट लाइन में तो अपोजिट रिलेशन होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो हमारा एब्सोल्यूट नंबर आता है उसमें हम बात करते हैं कि हमारा 1 यूनिट से अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा क्या है, जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है x1, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो कितने यूनिट से, कितने यूनिट से मतलब कि जो भी हमारा एब्सोल्यूट नंबर आएगा उतने यूनिट से, तो कितने यूनिट से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा x2 है, जो हमने y एक्सिस पे लिया है, वो कम हो रहा है। सिमिलरली अगर हमारा 1 यूनिट से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम होता है तो कितने यूनिट से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
अपोजिट डायरेक्शन की, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो जब हम बात करते हैं हमारी बजट लाइन की, तो हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये वाली जो बात होगी पॉजिटिव रिलेशन की, तो लेट सपोज कि ये हमारे सप्लाई कर्व के स्लोप को शो करेगा, या बाकी किसी के बीच में भी अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा तो वहां पर हम इनकी बात करेंगे। तो ये जो पूरा टर्म है, ये होता है हमारा जनरल स्लोप। जनरली स्लोप हमारा यही दिखाता है कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन नेगेटिव रिलेशन है तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। बट शो यही करता है कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया होगा, वो कितना चेंज कर रहा होगा मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को जो मैंने वाई एक्सिस पे लिया है। ये सारी हमारी बातें हैं बजट लाइन की। जो हमने ऊपर जितनी भी यहाँ पर बातें डिस्कस करी है, अदर देन हमारी जनरल पूरा स्लोप की बात, वो सारी बातें हमारी किसकी हैं? कहाँ पे गया, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर जितनी भी हमने बातें करी हैं, ये सारी स्लोप की हमारी बातें बजट लाइन के स्लोप की हैं। यहाँ तक हमारी सिर्फ जनरल बात हो रही है, जनरली स्लोप क्या दिखाता है, और इसके बाद ये पूरी जितनी भी बातें हमने लिखी है, ये हमारी बजट लाइन के स्लोप की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज जो इसमें ऐड ऑन करनी है, वो ये है कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरा 1 यूनिट से x1 इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बदले में x2 जो कम हो रहा है वो बहुत ज्यादा यूनिट से कम हो रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि हमारा जो बजट लाइन का स्लोप है वो कैसा होगा, वो स्टीपर होगा। स्टीपर मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि वो कुछ खड़ा हुआ होगा, ज्यादा लोटा हुआ नहीं होगा, खड़ा हुआ होगा। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केस 3 की, तो केस 3 में अगर मेरा 1 यूनिट से x1 इंक्रीज हो रहा है, मेरा 1 यूनिट से इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, और उसके बदले में 1 यूनिट से कम से हम x2 को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेसर यूनिट से x2 को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मेरा जो बजट लाइन का स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो फ्लैटर होगा। फ्लैटर होगा मतलब कि वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, लोटा हुआ, यहाँ पर ऐसे कुछ, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अपने केस 1 की, कि हमारा x1 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है और उसके बदले में हमारा जो x2 है वो 1 यूनिट से सेक्रीफाइस कर रहा है, गिव अप कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम स्टीपर और फ्लैटर की बात नहीं करते कि हमारा बजट लाइन कितना स्टीपर है कितना फ्लैटर है। उस सिचुएशन में हम बात करते हैं कि हमारा जो स्लोप है वो मॉडरेट है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बजट लाइन होगी वो इस तरीके से होगी कि यहाँ पर अगर मैं 1 यूनिट से अपने x1 को इंक्रीज करूंगी तो उसके बदले में यहाँ पर 1 यूनिट से ही x2 हमारा फॉल कर जाएगा। तो इसमें हम अपने स्टीपर और फ्लैटनेस की बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारा इस केस में जो स्लोप है वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा। तो ये हो गई हमारी बजट लाइन के स्लोप की बात, और यहाँ पर मैंने जनरली भी स्लोप की पूरी बात समझाई है कि अगर कोई भी स्लोप होता है तो उस केस में हम उसे किस तरीके से स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक और चीज को यहाँ पर ऐड ऑन करूं, तो यहाँ पर जब हमने बात करी थी हमारे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो x2 है वो 0 है। अगर x2 0 है तो मतलब मैं कोई भी गुड 2 की क्वांटिटी को परचेज नहीं कर रही, इसलिए मैं उस पर कोई भी मनी स्पेंड नहीं कर रही। मतलब कि मैं सारी की सारी मनी जो है कहाँ स्पेंड कर रही हूँ, हमारे x2 पर। तो इसका मैं यहाँ पर पॉइंट मेंशन करना भूल गई, एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि ये चीज आगे 2.4 में भी क्लियर रहे कि यहाँ पर हमारा जो कंज्यूमर है वो सारी मनी कहाँ स्पेंड कर रहा है, अपने गुड 1 पर, और वो सारी क्वांटिटी जो परचेज कर रहा है गुड 1 की वो है हमारा x1, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी है। सेम मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया
कि हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो क्या शो कर रहा है कि उस पर हमारी x1 की जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब कि जो हमारा कंज्यूमर है वो गुड 1 को परचेज ही नहीं कर रहा है। परचेज ही नहीं कर रहा तो मतलब वो अपनी कोई भी मनी उस पर स्पेंड नहीं करना, बट उसको ये सिचुएशन तो सेटिस्फाई करनी है। तो सिचुएशन में वो अपनी सारी की सारी मनी कहाँ स्पेंड कर रहा है, गुड 2 पर, और वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है गुड 2 की, x2, जो कि हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट शो करता है। ओके, तो हमारा 2.4 हाउ द बजट लाइन चेंजेस, तो हमने ऑलरेडी बजट लाइन को देख लिया है इक्वेशन वाइज, ग्राफ वाइज, कि वो होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से चेंज होती है। 2.4 में हम सिर्फ इन दो फैक्टर्स की बात करेंगे कि हमारे प्राइजेस और हमारी इनकम में चेंजेस आने की वजह से किस तरीके से हमारी जो बजट लाइन है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि हमारे प्राइजेस और हमारी इनकम में जब चेंजेस आते हैं तो हमारा जो सेट ऑफ गुड्स है, मतलब कि हमारा कंजम्पशन बंडल जो है कंज्यूमर का, वो भी चेंज होता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी भी चेंज होती है कि वो कितने अब खरीद सकता है। दोनों बंडल्स को ज्यादा खरीद सकता है पहले से, कम खरीद सकता है उस हिसाब से, है ना। तो अगर हम इस सेम चीज को समझे जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, तो यहाँ पर जब भी हमारे प्राइसेस में चेंजेस आते हैं या फिर हमारी इनकम में चेंजेस आते हैं इंडिविजुअली या साथ में, तो हमारे जो कंजम्पशन बंडल्स हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं, मतलब कि जो हमारे सेट ऑफ गुड्स हमारा कंज्यूमर अब अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, उनमें भी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमारी बजट लाइन भी चेंज होती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे सेट ऑफ कंजम्पशन बंडल्स की, तो उसमें हम क्या बात करते हैं कि हमारी क्वांटिटी ऑफ x1 एंड x2, इनमें भी चेंजेस आते हैं। अब हम एक बार एग्जांपल में देख लेते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं। लेट सपोज अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें, पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं बजट लाइन की। हमारा P1 x1 प्लस हमारा P2 x2 इज इक्वल टू m। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि हमें अपनी बजट लाइन में इस साइड को हमारी इस साइड के इक्वल रखना है, मतलब कि मुझे अपने टोटल एक्सपेंडिचर को, टोटल कॉस्ट को किसके इक्वल रखना है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक कंज्यूमर के पास है उन दोनों गुड्स पर स्पेंड करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चेंजेस की, हम अपने एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, तो नॉर्मली हमारा जो एग्जाम्पल था P1 की जो वैल्यू थी वो 50 रुपीज थी, और हम उसके कितने यूनिट्स को परचेज कर रहे थे वो था 4। फिर अगर हम बात करें P2 की, हमारे गुड 2 के प्राइजेस की, तो वो 100 था, और हम उसकी कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहे थे 1। और यहाँ पर हमारे पास टोटल मनी कितनी थी दोनों गुड पर स्पेंड करने के लिए, वो थी 300। हमारी ये साइड इसके इक्वल थी। इसमें हमारा जो ये x1 और x2 की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 4 एंड 1, ये एक कंजम्पशन बंडल है। इसके अलावा भी और कंजम्पशन बंडल हो सकते हैं, इन दोनों की और भी हम वैल्यूज को रख सकते हैं इस तरीके से कि हमारी ये साइड हमारी 300 के इक्वल आ जाए। ये सब हम ऑलरेडी देखकर आए थे। अब यहाँ पर अगर लेट सपोज हमारा कुछ चेंज हो जाता है, मान लो कि हमारा जो P1 का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, मान लो कि वो हो जाता है हमारा चेंज होकर 100, प्राइस बढ़ गया P1 का। यहाँ पे हमने P1 के प्राइस को इंक्रीज कर दिया, ये हमारी बिफोर वाली सिचुएशन है। अब यहाँ पर हम आफ्टर वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर हमारा P1 का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि देखो हमारा P1 का प्राइस इंक्रीज हो गया और बाकी सारी चीजें जो हैं वो एज इट इज सेम है, यहाँ पर वो एज इट इज सेम है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि देखो ये वाली जो चीज है ये हमारी बदल गई, बाकी सारी चीज जो है वो एज इट इज सेम है। अब हम इस तरीके से x1 एंड x2 के वो कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, उन बंडल्स की बात करेंगे, उन वैल्यूज की बात करेंगे जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि हमारी ये साइड इक्वल हो 300 के।
है ना? तो यहाँ पे वो सारे हमारी x1 एंड x2 के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, जिस पर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है। तभी हम बोल रहे हैं कि जब भी इनमें चेंजेस आएंगे तो हमारा कंजम्पशन बंडल चेंज होगा और हमारी जो बजट लाइन है वो भी बदल जाएगी। यहाँ पर जैसे मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ, P1 का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो मेरे अब कंजम्पशन बंडल जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो भी बदल जाएंगे, उनकी जो वैल्यूज है वो भी बदल जाएगी और हमारा जो बजट लाइन है वो भी चेंज हो जाएगा। सेम अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, तो लेट सपोज कि यहाँ पर हमारा प्राइस के साथ साथ इनकम भी बढ़ गई। तो सिचुएशन में मान लो हमारी जो इनकम है वो 300 से हो गई 500। तो सेम ही लॉजिक है कि भाई अब हमारी ये भी चेंज हो गया और हमारा ये भी चेंज हो गया, हमारा प्राइस ऑफ गुड तो चेंज नहीं हुआ, ये सेम है। तो अब हम इस तरीके से अगेन दोनों के कॉम्बिनेशन रखेंगे, दोनों के कंजम्पशन बंडल रहेंगे, रखेंगे कि हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जो भी है, जो भी चेंजेस आते हैं, हमें क्या करना है, चेंजेस को करना है और देखना है कि अब हम किस तरीके से अपने कंजम्पशन बंडल को रखें कि हमारी जो ये इक्वेशन है आफ्टर वाली सिचुएशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी हमारे इन दोनों में चेंजेस आएंगे, चाहे इंडिविजुअली आए चाहे साथ में आए, हमारे कंजम्पशन बंडल्स चेंज होंगे और हमारी जो बजट लाइन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये जस्ट इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे अगर इनमें चेंजेस आते हैं तो हमारी बजट लाइन चेंज होती है। तो ये जस्ट हमने इक्वेशन वाइज बात करी है। अब हम ग्राफिकली बात करेंगे कि हमारी बजट लाइन को किस तरीके से ये दोनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमारी बजट लाइन किस तरीके से उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो यहाँ पर अ, हम बात करते हैं अपने केस 1 की। इसमें हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इफ जब हमारी इनकम चेंज होगी। तो यहाँ पर हम केस ले रहे हैं व्हेन इनकम चेंजेस। जब इनकम चेंज होगी मतलब कि जब हमारा ये स्मॉल एम है ये चेंज होगा, तो उस सिचुएशन में हमारे किस तरीके से बजट लाइन चेंज होगी। तो हमारे केस 1 के अगेन अंडर दो और केसेस बनते हैं कि जब हमारी इनकम चेंज होगी, तो हम दो केसेस की बात कर रहे हैं इसके अंदर भी कि जब हमारी इनकम चेंज होकर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारी इनकम इंक्रीज होगी, तब किस तरीके से चेंजेस आएंगे, और जब हमारी इनकम कम होगी तब किस तरीके से चेंजेस आएंगे। तो मैं बस एक को ही डिटेल में समझाऊंगी, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इफ अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो किस तरीके से चेंजेस आएंगे। तो हम इसको पॉइंट वाइज समझते हैं बहुत सिंपली। अगर हम बात करें अपने पॉइंट 1 की, हमारा पॉइंट 1, उसमें हम बात करेंगे कि हमारी अगर इनकम इंक्रीज हो गई है, एक कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज हो गई मतलब उसके पास जो पैसे थे अब वो ज्यादा हैं दोनों गुड्स पर खर्च करने के लिए, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। अब वो दोनों गुड्स को पहले से और ज्यादा खरीद सकता है। इस चीज को हम इक्वेशन वाइज भी देख सकते हैं यहाँ पर कि देखो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है बजट लाइन की। जब हमारा एम था एम, अब हमारा एम इंक्रीज हो गया है, तो उस सिचुएशन में अब हम अपने बंडल्स की क्वांटिटी को इस तरीके से लेंगे कि हमारी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जिसमें हमारा एम स्टार है, मतलब कि इसमें हमारी एम की वो वैल्यू है जो इंक्रीज होकर हो गई। हमारा जो एम है इस सिचुएशन में वो इंक्रीज हो गया, तो हम इस तरीके से दोनों की वैल्यू लेंगे कि हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो इस इंक्रीज्ड एम की इक्वल आ जाए। तो हमारी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो गई, हमारे पास जो पैसे हैं, मनी है कंज्यूमर के पास, वो इंक्रीज हो गई। तो जो अब ये दोनों गुड की क्वांटिटी पर खर्च करेगा वो भी बढ़ जाएंगे, अब दोनों गुड को ये ज्यादा खरीद सकता है। ये इक्वेशन वाइज बात हो गई। पॉइंट 2 की अगर हम बात करें तो हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो वी नो दैट कि हमारा अगर वर्टिकल इंटरसेप्ट है तो उस सिचुएशन में हमारा जो x1 है वो जीरो होगा, मतलब कि हमारा जो कंज्यूमर है वो गुड 1 को परचेज ही नहीं कर रहा, उसकी कोई भी क्वांटिटी परचेज नहीं कर रहा, एक भी मनी स्पेंड नहीं कर रहा है गुड 1 पे, सारी की सारी मनी कहाँ स्पेंड कर रहा है, गुड 2 पे।
कितने यूनिट गुड टू के वो परचेज कर रहा है, यहाँ पर हमें पता है कि वो क्या है हमारा m/p2। ये सब हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, तभी मैं बोल रही थी कि हमारे 2.4 को स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट वीडियो को देखकर आना, वो पूरा लिंक्ड है, मैं यहाँ पर उसे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी इन डिटेल में। तो यहाँ पर हमारे x2 की जो वैल्यू है जिस पर वो अपनी सारी की सारी मनी स्पेंड करेगा, वो क्या है m/p2, जो हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में देख कर आए हैं। अब यहाँ पर वर्टिकल इंटरसेप्ट में क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिकल इंटरसेप्ट की, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ये m/p2 है, अगर हमारा m इंक्रीज हो रहा है तो ये जो इसकी ओवरऑल वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। अगर हमारी ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या शो कर रही है हमारे गुड टू की क्वांटिटी को, तो इस सिचुएशन में हमारी जो वर्टिकल इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि हमारी जो गुड टू की क्वांटिटी वो परचेज करेगा हमारा कंज्यूमर, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट 3 की, तो हम थर्ड पॉइंट पर ले लेते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट हमारा क्या शो करता है कि हमारे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट मतलब कि मेरी जो बजट लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कहाँ टच हो रही है। अगर वो एक्स एक्सिस पर टच हो रही है तो मतलब कि उसके वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो 0 है, जो कि हमारा x2 है। x2 अगर 0 है तो वो क्या शो कर रहा है कि मेरा जो कंज्यूमर है वो गुड टू की कोई क्वांटिटी को परचेज नहीं कर रहा, और वो अपनी सारी इनकम कहाँ स्पेंड कर रहा है, गुड वन की क्वांटिटी को परचेज करने की। और उस पर वो जो गुड वन परचेज कर रहा है, जितनी क्वांटिटी उसकी परचेज कर रहा है वो क्या है m/p1। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी m की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो मतलब कि यहाँ पर हमारी ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये इंक्रीज हो गई। और ये ओवरऑल वैल्यू है क्या, हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की वैल्यू, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इंक्रीज हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो x1 की वैल्यू है, मतलब कि जो हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड वन है वो भी इंक्रीज हो गया। दोनों क्योंकि सेम ही चीज को शो कर रहे हैं। इसको मैं एक बार दूसरे कलर में लिख देती हूँ। ओके, देन हमारा फोर्थ पॉइंट, हमारा स्लोप। स्लोप हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा -p1 डिवाइडेड बाय p2। ये हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है बहुत डिटेल में कि हमारा बेसिकली स्लोप क्या शो करता है बजट लाइन का, या फिर इन जनरल अगर हम किसी भी स्लोप की बात करते हैं तो वो किस तरीके से किस चीज को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे m में इंक्रीज हो रहा है, m में इंक्रीज हो रहा है और स्लोप में हमारा कहीं भी m नहीं है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जब हमारा m की वैल्यू इंक्रीज होती है, मनी इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, तो उस सिचुएशन में हमारे स्लोप में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा स्लोप क्या है, सेम है। स्लोप सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे लास्ट पॉइंट की, हमारा पॉइंट ई, तो इस सिचुएशन में हम बात करेंगे अपनी ग्राफ की। तो ग्राफ में बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा बिफोर सिचुएशन है। लेट सपोज कि ये मेरी बजट लाइन थी, यहाँ पर ये मेरा पॉइंट था m/p1 जो मेरा पुराना पॉइंट है। यहाँ पर ये मेरा पॉइंट है m/p2, ये मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट हो गया। यहाँ पर हम लेते हैं x2 को, यहाँ पर हम लेते हैं x1 को। अगर मेरी m की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमने क्या देखा है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है और जो हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो दोनों इंक्रीज हो गए, क्योंकि हमारी इसके न्यूमरेटर की वैल्यू जो है इंक्रीज हो गई। न्यूमरेटर की वैल्यू मतलब जो ये ऊपर वाला टर्म है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो ओवरऑल वैल्यू दोनों की जो है इंक्रीज हो गई। दोनों की ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो गई और हमारे x1 एंड x2 की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जो हमने अपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट में देखा है। तो हमारी जो ये पॉइंट है ये इससे आगे की वैल्यूज में जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे x1 एंड x2 की क्वांटिटी अब इंक्रीज हो गई है।
और इस तरीके से ये जाएंगे कि हमारा जो बजट लाइन चेंज होगा उसका स्लोप एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि स्लोप में कोई भी चेंज नहीं आ रहा पहले से, ना तो वो स्टीपर हो रहा है ना फ्लैटर हो रहा है, वो एग्जैक्टली सेम है। जैसा यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पर है, तो हमारे स्लोप में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही। ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, एक तरीके से पैरेलल होंगी, और यहाँ पे वैल्यू हमारी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने इसकी आफ्टर वैल्यूज को लिख दिया है यहाँ पर। नाउ अब अगर हम सेम चीज को हम इस सिचुएशन में बात करें कि अगर हमारी एम की वैल्यू, हमारी इनकम की वैल्यू, मनी की वैल्यू अगर कम हो जाती है, हमारी मनी की वैल्यू अगर कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमारी किस तरीके से ये सब पॉइंट्स होंगे, किस तरीके से हमारी जो बजट लाइन है वो चेंज होगी। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें अपने पॉइंट ए की, इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें अपने पॉइंट ए की, तो हमारी अगर पैसे कम हो रहे हैं, हमारे पास जो पैसे हैं दोनों गुड्स पर खर्च करने के लिए, अगर वो कम हो रहे हैं, तो कंज्यूमर की जो अफोर्डेबिलिटी है वो इस सिचुएशन में कम हो जाएगी। यहाँ पर मैं सेम चीज को लिख देती हूँ। अब इसको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने होंगे x1 एंड x2 के, कि हमारी जो ये m की वैल्यू कम हुई है इस बार, वो सेटिस्फाई हो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट टू की, हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट, तो पॉइंट तो सारा सेम ही है कि वर्टिकल इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है, ये शो करता है हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट। तो मैं इसको दोबारा से नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, जस्ट हम बात करेंगे इसकी मेन पॉइंट की, कि अगर हमारा एम की वैल्यू कम हो जाती है तो उस सिचुएशन में हमारा ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो फॉल कर जाएगी। और उस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो फॉल कर गया, मतलब कि हमारी जो गुड टू की क्वांटिटी है वो क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की, यहाँ पर अगर हम बात करें अपने पॉइंट सी की, हमारे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगेन हमारी जो मनी की वैल्यू है वो फॉल कर गई, वो हमारे न्यूमरेटर में आती है, तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी फॉल कर जाएगी, ये ओवरऑल वैल्यू फॉल कर जाएगी। मतलब कि हमारा इस केस में हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है वो फॉल कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो गुड वन की क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज कर रहा है वो भी वो कम करेगा। दोनों की क्वांटिटी जो है, अब हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कम क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में हम अपनी इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हमें जिसके इक्वल करना है वो वैल्यू ही कम हो गई। अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यूज को कम करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से दोनों के बंडल्स लेंगे कि हमारी जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, दोनों की वैल्यूज को कम कर देंगे इस तरीके से कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के। फिर अगर हम बात करें स्लोप की, तो अगेन सेम रिजल्ट है स्लोप में, कि हमारा जो स्लोप है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर m होता ही नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट डी जो है वो एग्जैक्टली सेम है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अपने पॉइंट टी की, अगर हम इस चीज को ग्राफिकली देखें, तो हम इसकी बिफोर सिचुएशन को ड्रॉ कर देते हैं पहले। ये हमारी बिफोर सिचुएशन हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारी m की वैल्यू फॉल करेगी तो हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, मतलब कि हम जो क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं दोनों गुड्स की वो भी फॉल कर रही है हमारे m के कम होने की वजह से। तो इस सिचुएशन में हमारा जो ये पॉइंट आएंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि हमारी दोनों की क्वांटिटी कम हो जाएगी x1 एंड x2 की, और हमारी बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट करेगी कि हमारा जो स्लोप है वो सेम रहे, मतलब कि हमारी बिफोर एंड आफ्टर जो लाइंस हैं ये दोनों वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पे हमारी बजट लाइन जो है वो अंदर की साइड शिफ्ट हो गई, और हमारी ये जो वैल्यू है m की वो पहले से कम है। तो ये थी हमारी केस वन की दो सिचुएशन। अगर हमारा m इंक्रीज होता है
तो क्या होगा, और अगर हमारी m की वैल्यू कम होती है तो हमारी बजट लाइन किस तरीके से चेंज होगी। अगर मैं इसमें एक और पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर थोड़ा सा, कि देखो जब हमारी पहले वाली सिचुएशन थी, जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, हमारी ओल्ड बजट लाइन वाली सिचुएशन, तो मान लो कि वो हमारी ये थी, हमारी जो इक्वेशन होती है बजट लाइन की, इसमें जो हमारी ये x1 एंड x2 के कॉम्बिनेशन थे, वो कौन सी वैल्यूज थी सारी, जो सारे पॉइंट्स हमारे x1 एंड x2 के बंडल्स हमारी इस वाली लाइन को लाई करते हैं। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे x1 एंड x2 के, वो सारे बंडल्स, वो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे, ये सारे हमारे वो बंडल्स हैं, वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हमारी बिफोर सिचुएशन। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी m की वैल्यू कम होगी, हमारे पास जो टोटल मनी है स्पेंड करने के लिए दोनों गुड्स पर, दोनों गुड्स की क्वांटिटी पर, जब वो फॉल कर गई, तो अब हम पहले जितने बंडल्स नहीं खरीद सकते, हमारी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है। तो उस सिचुएशन में अब हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन गई, और ये जो m स्टार है वो क्या है, m की फॉलन वैल्यू, मतलब कि जो m की कम होकर वैल्यू आई है। जैसे लेट सपोज पहले 300 रुपए थे हमारे पास, अब वो मान लो हो गए 200 रुपए। तो वो अब जब हमारी मनी वैल्यू कम हो गई है, हमारे पास टोटल मनी जो है वो कम हो गई है, तो सिचुएशन में अब हम जो ये x1 एंड x2 की वैल्यूज लेंगे, जो इनके कॉम्बिनेशन लेंगे, जो इनके बंडल्स लेंगे, वो बंडल होंगे जो हमारी इस लाइन पर लाई करेंगे। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे हमारे x1 एंड x2 के, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारी आफ्टर सिचुएशन के बंडल्स हैं जो हमारी न्यू बजट लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे केस 2 की। नाउ, तो हमारे केस 2 में हम अब बात करते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो अब इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर हम सिर्फ इंक्रीज प्राइस की बात कर रहे हैं, डिक्रीज वाला केस मैं नहीं समझाऊंगी, वो ऑलरेडी इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो वो आप ऑलरेडी समझ जाओगे। यहाँ पर अगर हम प्राइस के इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं, तो केस 2 के अंदर भी दो तरीके के केसेस आएंगे, क्योंकि अभी हम इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा P1 का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हमारे P2 का प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या सिचुएशन होगी। फिर उसके बाद जो इनका दोनों का अपोजिट होगा, कि अगर हमारा P1 का प्राइस फॉल करता है या फिर हमारा P2 का प्राइस फॉल करता है, तो वो हम जो भी केसेस पढ़ेंगे, जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो वो आप ऑलरेडी समझ जाओगे खुद से जब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वाली साइड से, कि अगर हमारा P1 का इंक्रीज होता है प्राइस तो क्या होगा, सॉरी, जब हमारा गुड वन का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा। तो इसका हम पॉइंट 1 लेते हैं कि अगर हमारा गुड वन का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो कॉमन सी बात है कि अब हम एज अ कंज्यूमर के लिए गुड वन जो है वो महंगा हो गया, पहले से एक्सपेंसिव हो गया। तो ए पॉइंट में हम यही बात करेंगे कि हमारा जो गुड वन है अब वो पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। फिर अगर हम बात करें अपने पॉइंट 2 की, तो पॉइंट 2 में अगेन हम बात करेंगे हमारे वर्टिकल इंटरसेप्ट की। वर्टिकल इंटरसेप्ट में अगेन हमने क्या देखा हुआ है, ऑलरेडी मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देती हूँ कि हमारा x1 जो है वो 0 होता है, क्योंकि हम उसकी कोई भी क्वांटिटी को परचेज नहीं करते हैं, और x2 पर अपनी सारी की सारी इनकम को स्पेंड करते हैं। और वो कौन सी क्वांटिटी होती है जो हम परचेज करते हैं, वो होती है m/P2। ये हम ऑलरेडी देख कर आए हैं। अब अगर हमारा P1 का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे वर्टिकल इंटरसेप्ट में क्या चेंजेस होगा। हम क्या देख रहे हैं कि देखो, वर्टिकल इंटरसेप्ट में हमारा x1 0 है, तो 0 ही रहने वाला है। और अगर हम बात करें x2 की, तो x2 में भी कहीं P1 के प्राइस की बात ही नहीं हो रही है। तो जब यहाँ पर P1 की बात ही नहीं हो रही है वर्टिकल इंटरसेप्ट में, तो हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। उसके बाद अगर हम बात करें अपने हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की, तो इसको भी मैं जल्दी से लिख देती हूँ। हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है, जहां पर हमारा इस बार x2 की हम कोई भी क्वांटिटी को परचेज नहीं करते हैं, और x1 पर हम अपने सारे पैसे स्पेंड करते हैं एज अ कंज्यूमर। और यहाँ पर हमारी x1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेसिकली जो हम उसकी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो क्या होती है, m/P1।
अब यहाँ पर हमारे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट में क्या चेंजेस आएंगे, तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि x2 तो हमारे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पे 0 ही रहता है। x1 की अगर हम बात करें तो हाँ, इसकी क्वांटिटी तो भाई चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हमारा P1 आता है। अगर हमारा प्राइस ऑफ गुड वन इंक्रीज हो रहा है, P1 इंक्रीज हो रहा है, तो जो ये ओवरऑल वैल्यू है वो फॉल करेगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में अगर इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की वो फॉल करेगी। और अगर ये फॉल कर रही है तो हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है, हमारी x1 की क्वांटिटी जो वो परचेज कर रहा है, अगर हम सारी ही मनी उस पर स्पेंड करते हैं, तो गुड वन पर अगर हम सारी मनी स्पेंड करते हैं तो x1 की जो क्वांटिटी होती है वो हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होता है। अगर वो फॉल कर रहा है तो मतलब कि हमारी x1 की क्वांटिटी फॉल करेगी अगर हमारा P1 का प्राइस इंक्रीज होता है तो। फिर अगर हम बात करें अपने फोर्थ पॉइंट की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने स्लोप की। अब अगर हम अपने स्लोप की बात कर रहे हैं तो स्लोप है हमारा -P1 डिवाइडेड बाय P2। इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे स्लोप में भी P1 आता है, यहाँ पे P1 आता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे P1 की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो मेरी जो ओवरऑल वैल्यू होगी स्लोप की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू जो है हमारे स्लोप की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारा जो स्लोप है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू के अलावा, मतलब नेगेटिव वैल्यू में कुछ ग्रेटर वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू को हम वैसे भी काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो बस रिलेशन को दिखाती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे कि अगर हमारा स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हम बोल रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो उसकी इंक्रीज हो रही है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमारी स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मतलब कि अब वो पहले से और स्टीपर हो जाएगा। स्टीपर हम यहाँ पर इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप बेसिकली क्या शो करता है, स्लोप हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 भी होता है इन टर्म्स ऑफ x2, कि मतलब मेरे x1 में अगर मैं एक एडिशनल यूनिट इंक्रीज करूंगी, यहाँ पर x1 में एक एडिशनल यूनिट में इंक्रीज करती हूँ तो मेरा कितने यूनिट से चेंज होगा x2, है ना, यही बात कर रहे हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि x1 अगर चेंज होगा तो उसके बदले में x2 कितना चेंज हो रहा है, सेम ही बात है दोनों। यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरा एक यूनिट से अगर x1 इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरा x2 फॉल कर रहा है ना उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, स्लोप इंक्रीज हो गया, तो मतलब कि जो मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ वो इंक्रीज हो गया, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। यहाँ पर मेरा, इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ कि ये मेरा स्लोप बेसिकली क्या होता है, अगर मैं वन एडिशनल यूनिट गेन करती हूँ मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, मतलब जो मैंने अपने x एक्सिस पे लिया है जो कि मेरा x1 है, तो मैं कितने यूनिट को सेक्रीफाइस कर रही हूँ अपने x2 के, कितने यूनिट्स को, है ना, कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, ये मेरा शो करता है कि अगर मैं एक एडिशनल यूनिट इंक्रीज कर रही हूँ अपने x1 का तो मैं कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रही हूँ x2 के। अगर मेरा स्लोप इंक्रीज हो गया तो वो बोल रहा है कि एक यूनिट जो मैं अपने x1 का इंक्रीज करती थी उसके बदले में जो मैं सेक्रीफाइस करती हूँ ना वो वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर मेरा सेक्रीफाइस इंक्रीज हो जाता है तो मेरा जो स्लोप है वो स्टीपर हो जाता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी है ना। अब अगर हम बात करें हमारे लास्ट पॉइंट की, हमारी फिगर की, कि हमारा ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा, तो यहाँ पर पहले मैं बिफोर सिचुएशन को एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हमारी बिफोर सिचुएशन हो गई। यहाँ पे हम अगर वर्टिकल इंटरसेप्ट की बात करें, हमारे गुड वन के प्राइस में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, है ना, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इन जनरल अगर हम बात करें कि हमारे गुड वन के प्राइस में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो उस सिचुएशन में हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो सेम ही रहता है। सेम क्यों रहता है, क्योंकि वर्टिकल इंटरसेप्ट में हमारी जो गुड वन की क्वांटिटी है x1 वो हमेशा 0 होने वाली है, हम उसको कुछ भी नहीं करने वाले हैं, वो हम उसे परचेज ही नहीं कर रहे हैं, वो 0 ही रहेगी। तो इसके अगर प्राइस में चेंज भी आ जाएगा, वो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो,
हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि हम तो खरीद ही नहीं रहे ना इस पॉइंट पर गुड वन को। तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम ही रहता है अगर हमारे गुड वन के प्राइस में कोई भी चेंजेस आता है तो ये पॉइंट तो यहाँ से नहीं चेंज होने वाला। चेंज क्या होगा कि हमारा x1 चेंज होगा। हमने क्या देखा कि हमारा जो x1 है वो कम हो रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो ये P1 की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। अगर मेरी P1 की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो मेरा जो पूरा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट था हमने देखा कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब मेरी x1 की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, गुड वन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये हम पहले से कुछ कम दिखा देते हैं इसको। यहाँ पर मैंने आफ्टर सिचुएशन ले ली है कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से ले रहे हैं। ये हमारा अब न्यू हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गया जहां पर हमारी जो x1 की वैल्यू है अब वो कम हो गई है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहली पॉइंट कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो शिफ्ट हो गया इनवर्ड। मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर हमारे गुड वन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में हमारी जो बजट लाइन है वो क्या हो रही है, स्टीपर हो रही है। यहाँ पर हमारी जो बजट लाइन है वो पहले से स्टीपर हो गई है, हमारी बजट लाइन और खड़ी हुई हो गई है। यहाँ पर ये ऐसे हो गई है और पहले थोड़ी ऐसे थी, अब इससे और स्टीपर हो गई है। स्टीपर इसलिए हो गई है क्योंकि अब वो ज्यादा गिव अप कर रही है इन ऑर्डर टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन, हमारी x1 की क्वांटिटी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नाउ कि अगर हमारे गुड टू का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी सेम सिचुएशन हम यहाँ पर देखते हैं। थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं दोनों में, जल्दी से इसको देख लेते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट केस की बात करेंगे। तो अगर हमारे गुड टू का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो सिचुएशन में क्या होगा, अब हमारा जो गुड टू है वो महंगा हो जाएगा। यहाँ पे मैं पहले इसकी डिवाइडर बना देती हूँ, एक सेकेंड। तो पॉइंट ए, अगर हमारे गुड टू का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो गुड टू हमारे लिए अब और पहले से महंगा हो गया खरीदने के लिए, वो पहले से और एक्सपेंसिव हो गया है। अगर हम बात करें वर्टिकल इंटरसेप्ट की तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है उसमें गुड टू का प्राइस आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा गुड टू का प्राइस आता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा वो चेंज होगा। यहाँ पर हमारी जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो क्या होता है, m/p2। अगर हमारा p2 गुड टू का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो मेरी जो ये ओवरऑल वैल्यू है वो फॉल करेगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू फॉल करेगी, वर्टिकल इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो फॉल करेगी। उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा यहाँ पर वर्टिकल इंटरसेप्ट फॉल हो रहा है, मतलब कि मेरी जो x2 की वैल्यू है अब वो पहले से फॉल कर जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें केस सी की, हमारे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट को अगर हम नोटिस करें तो उसमें हमारी गुड टू की कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ पे P1 है, P2 तो है ही नहीं, गुड टू की कोई बात नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो सेम रहने वाला है। फिर अगर हम बात करें हमारे स्लोप की, एक सेकेंड, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने स्लोप की, तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था तो थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर स्लोप की तो वो होता है हमारा -P1 डिवाइडेड बाय P2। स्लोप हमारा क्या शो करता है कि अगर मैं एक एडिशनल यूनिट, या फिर मैं सिंपली बोल देती हूँ कि अगर मैं एक यूनिट इंक्रीज करती हूँ अपनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कि x1 है, तो मैं कितने यूनिट से कम करूंगी अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को जो कि मेरा x2 है ना। कितने यूनिट से कम करूंगी, कितने यूनिट से सेक्रीफाइस करूंगी, कितने यूनिट से गिव अप करूंगी, सेम बात है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है स्लोप का, ये कुछ शो नहीं करता, बस रिलेशन को बताता है, इसको हम लेकर नहीं चलते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि अगर मेरा x1 इंक्रीज हो रहा है तो x2 फॉल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद ये एब्सोल्यूट टर्म की अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर
अगर मैं बात करूं कि मेरा ये स्लोप है, अगर मेरा प्राइस ऑफ गुड टू मतलब हमारा P2 इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा जो ओवरऑल स्लोप की वैल्यू है एब्सोल्यूट टर्म में वो फॉल करेगी। यहाँ पर मेरा जो स्लोप की वैल्यू है वो फॉल करेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट नेगेटिव साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर वो फॉल कर रही है तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो वो पहले गिव अप करती थी एक एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करने के लिए x1 से, अब जो वो गिव अप कर रही है, अब जो वो सेक्रीफाइस कर रही है यूनिट्स को x2 के, वो कम हो गए हैं। अगर वो कम हो गए हैं मतलब कि यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइस कम हो गया, जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, सेक्रीफाइस कम हो गया। अगर हमारा सेक्रीफाइस कम हो गया तो हमारा जो स्लोप है, हमारा जो बजट लाइन है, वो पहले से क्या हो गया, फ्लैटर हो गया। ये चीज हम अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़कर आए थे, यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर लिटरली मैं सच में बोल रही हूँ कि अगर हमने अपना लास्ट पार्ट नहीं देखा है और हम डायरेक्टली 2.4 देख रहे हैं, तो नहीं, पहले वो पार्ट देखो और फिर ये वाला देखो, तो बहुत सच में बहुत अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। एंड अब अगर हम बात करें अपने लास्ट ई पॉइंट की, तो ई पॉइंट हमारा बात करता है बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन की ग्राफ वाइज। तो अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें बिफोर सिचुएशन को, तो मैं एज इट इज कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये है हमारी बिफोर सिचुएशन। यहाँ पर अगर हम एक चीज को नोटिस करें तो वो क्या है कि अगर मैं अपने गुड टू के प्राइस में कोई भी चेंजेस करती हूँ, चाहे कम करती हूँ या ज्यादा करती हूँ, मेरा उससे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि मेरा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो शो करता है कि मेरी जो x2 है वो 0 है, मतलब मैं कोई भी गुड टू खरीद नहीं रही हूँ, उस पे उसकी कोई भी क्वांटिटी को परचेज नहीं कर रही हूँ। तो उसका प्राइस चाहे ज्यादा हो या कम हो, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैं उसे खरीद ही नहीं रही। उस सिचुएशन में हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट चेंज ही नहीं होता है, जैसा हमने यहाँ पर ऊपर भी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट वाले पॉइंट में लिखा है कि वो सेम है। हमारा सी पॉइंट हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है वो सेम रहेगा, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बाकी चीजों की बात करें, तो हमारा जो ये पॉइंट है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ये पॉइंट सेम रहने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें वर्टिकल इंटरसेप्ट की, तो हमने ऊपर क्या देखा कि हमारे वर्टिकल इंटरसेप्ट कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर अगर हम इसकी पॉइंट की बात करें, अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो वो कुछ इससे कम होगी। यहाँ पर हम उस पॉइंट को ले लेते हैं और ये पॉइंट हमारा सेम रहने वाला है, तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया हमने। ये हमारा न्यू पॉइंट हो गया जहां पर हमारा जो P2 है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो फॉल करेगी, है ना। यहाँ पर हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो चेंज नहीं हुआ, और जो हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो इनवर्ट शिफ्ट हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। दूसरी चीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारी जो आफ्टर सिचुएशन है, जो हमारी न्यू बजट लाइन है, वो पहले से क्या हो गई है, फ्लैटर हो गई है। तो हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले मेरी बजट लाइन थोड़ी खड़ी हुई थी, अब वो उससे लोटी हुई हो गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जब बजट लाइन ऐसे गई तो पहले थोड़ी खड़ी हुई थी, अब उससे थोड़ी और लोटी हुई हो गई है, तो सिचुएशन में वो पहले से और फ्लैटर हो गई है। अब यहाँ पर ये हमारा केस 2 जो है कंप्लीटली ओवर होता है। अब हम बात करते हैं 3 और केसेस की, जो कि काफी छोटे और इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम कंबाइनली बात करेंगे कि अगर दो चीजें चेंज होती हैं तो किस तरीके से हमारी बजट लाइन चेंज होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे केस 3 की। ओके, सो नाउ हमारा केस 3, यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हमारा लेट सपोज दोनों गुड का प्राइस साथ में चेंज होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे जो हमारी बुक में गिवन है कि लेट सपोज, यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट सपोज अगर हमारे दोनों गुड्स का प्राइसेस डबल हो जाता है पहले से, तो क्या होगा। इस सिचुएशन की हम बात करेंगे कि हमारे दोनों गुड्स के जो प्राइसेस हैं, मान लो कि वो डबल हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर हमारे दोनों गुड्स के प्राइसेस पहले से डबल हो गए हैं, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा
पहले प्राइस P1 था, यहाँ पे रुको मैं ओल्ड लिख देती हूँ। ओल्ड अगर हम बात करें तो पहले हमारा जो प्राइस था वो P1 था और जो गुड 2 का प्राइस था वो था P2। अब आफ्टर सिचुएशन जो हमारी न्यू बात हो रही है वो क्या बात हो रही है कि हमारा जो प्राइस है अब वो P1 से चेंज हो गया है। हमारा प्राइस ऑफ गुड वन जो P1 है वो P1 से चेंज हो गया और वो पहले से डबल हो गया। तो जो चेंज हो गया वो डबल हो गया। डबल कैसे हो गया? पहले से डबल। तो जो हमारा ओल्ड प्राइस था उसका डबल हो गया है। तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। सेम अगर हम बात करें प्राइस ऑफ गुड 2 तो वो पहले से डबल हो गया। हमारा जो प्राइस ऑफ गुड 2 है, जो हमारा न्यू प्राइस है गुड 2 का, वो पहले से डबल हो गया। पहले क्या था? P2 और अब वो डबल हो गया तो ये हमारा न्यू प्राइस हो गया गुड 2 को लेकर। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों वैल्यूज को, हमारी ओल्ड एंड न्यू को अपनी बजट लाइन में डालें तो वो क्या होगा? इसको मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ यहाँ पर। तो हमारी पहले बिफोर सिचुएशन, हमारी जो ओल्ड सिचुएशन है उसमें हमारी जो बजट लाइन है वो नॉर्मल यही है। P1 ही प्राइस है उसमें और P2 ही प्राइस है उसमें। अब जो हमारी न्यू बजट लाइन है प्राइजेस के डबल होने के बाद उसमें क्या हो रहा है? हमारी जो न्यू बजट लाइन की इक्वेशन है उसमें जो P1 प्राइस है अब वो चेंज होकर क्या हो गया है हमारा 2P1। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं कि हमारा जो P1 का प्राइस है अब वो 2P1 हो गया है। ये हमारी क्वांटिटी सेम है और हमारा जो P2 का प्राइस है वो ये हो गया है और हमारी क्वांटिटी यही है। क्वांटिटी यहाँ पर यही है का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूज फिक्स है, हमारी क्वांटिटी फिक्स है। यहाँ पे हम उन बंडल्स की बात करेंगे अगेन जो हमारी इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करे। मतलब कि जब हमारे दोनों के प्राइसेस डबल हो गए तो हम इस तरीके से इनके बंडल्स को लेंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है अगेन, हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाए इसकी। तो हमारे बंडल्स को हम लेकर चल रहे हैं कि हमारा बंडल जो है X1 एंड X2 हम इस तरीके से रखेंगे कि हमारे प्राइजेस डबल होने के बाद हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके इक्वल आए। तो यहाँ पर ये हमारे प्राइजेस में चेंजेस आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को देखें तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 एंड 2 को। तो मैं दोनों 2 को कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे बाहर। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड भी कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करें, हमारी ये वाली इक्वेशन, हमारी ये वाली इक्वेशन और हमारी ये वाली इक्वेशन, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम एक चीज को क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारी ये इक्वेशन और हमारी ये इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन है वो एक सेम रिजल्ट को देती है। ये दोनों हमारी जो इक्वेशन 2 एंड 3 है, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर दूं क्या? नहीं रुको, मैं क्या बात कर रही हूँ कि ये जो हमारी दोनों इक्वेशन है वो सेम रिजल्ट को देती है। सेम रिजल्ट को दे दिया का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम समझें तो ये दोनों शो क्या कर रही है कि या तो हम दोनों के प्राइजेस को डबल कर दें, गुड 1 के प्राइस को भी डबल कर दें और गुड 2 के प्राइस को भी डबल कर दें, या फिर हम इन दोनों के प्राइजेस को तो सेम रहने दें और हम अपनी जो मनी है उसको हाफ कर दें। तो या तो हम ये वाली सिचुएशन को फॉलो कर ले या फिर हम इस वाली सिचुएशन को फॉलो कर ले। इन दोनों में से किसी भी एक को फॉलो करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। यहाँ पे मैं सेम चीज को लिख भी देती हूँ कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि या तो सेम रिजल्ट के लिए हम क्या करें, या तो दोनों के प्राइजेस को डबल कर दें या फिर हम अपनी मनी को, इनकम को, या फिर जो भी हमारे पास पैसे हैं स्पेंड करने के लिए उसको हाफ कर दें। ये दोनों सिचुएशन हमें सेम ही रिजल्ट को देंगी। इस सेम सिचुएशन को हम यहाँ पर समझते हैं। इसको मैं एक बार यहाँ पर एग्जाम्पल देकर एक बार समझाती हूँ। तो यहाँ पर लेट सपोज कि हमारी जो बजट लाइन की इक्वेशन है उसकी जो वैल्यूज हैं वो हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा
बजट लाइन हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं जो हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं। ये हमने इसका एक कॉम्बिनेशन बंडल ले लिया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा P1 है, ये हमारा X1 क्वांटिटी हमने ले लिया, ये हमारा P2 है, ये हमने X2 ले लिया और ये हमारा है M। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने ऊपर वाले केस की, वो ही सेम सिचुएशन कि हमारा लेट सपोज कि प्राइस डबल हो गया। इसको हम दो तरीके से देखेंगे और हम देखेंगे कि सेम रिजल्ट आ रहा है। तो फर्स्ट केस हमने ले लिया कि लेट सपोज कि हमारा जो प्राइस है वो डबल हो गया दोनों गुड्स के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो न्यू प्राइस होगा, यहाँ पर जो हमारा न्यू प्राइस होगा गुड 1 के लिए, वो क्या हो गया, पहले से डबल हो गया। तो पहले प्राइस P1 था, अब उसका डबल हो गया। तो यहाँ पर पहले प्राइस हमारा था 50, अब उसका अगर डबल हो गया तो वो क्या हो जाएगा 100। सेम अगर हम बात करें प्राइस ऑफ गुड 2, हमारा जो P2 है, न्यू P2, वो क्या हो जाएगा हमारे पुराने प्राइस का डबल। उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा पुराना प्राइस है 100 और अगर उसका डबल हो रहा है तो यहाँ पर हमारा जो ये प्राइस है वो क्या हो जाएगा 200। ये हमारा हो गया न्यू प्राइस। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारे वर्टिकल इंटरसेप्ट की, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की एंड स्लोप की, तो उनकी वैल्यूज बेसिकली क्या हो जाएंगी। यहाँ पर मैं अगर उन्हें जल्दी से लिख दूं एक बार, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। हमारी प्राइसेस के डबल करने से हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की हो गया, वर्टिकल इंटरसेप्ट की हो गया, स्लोप की हो गया। पहले हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड स्लोप क्या था, उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, इसको मैं जल्दी से एक बार समराइज कर देती हूँ कि यहाँ पर ये हमारी पुरानी बजट लाइन थी, ये सारी हमारी वैल्यूज थी। इस पर अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमारे पास ये दोनों हमारे इंटरसेप्ट हो गए और ये हमारा स्लोप हो गया। अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं कि अगर हमें प्राइजेस को डबल करना है, दोनों प्राइजेस को अगर हम पहले से डबल कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में हमने दोनों प्राइजेस को डबल कर दिया और ये तीनों हमारी चीजें आ गई, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो स्लोप है वो एग्जैक्टली पहले जितना ही है और मेरे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट चेंज हो गए। बट हमारी बुक बोल रही है कि अगर हम प्राइजेस को डबल कर कर देख रहे हैं दोनों, तो इसके अलावा हम ये जो सेम रिजल्ट हमने लिया है इसको हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या होगा कि हम यहाँ पर या तो प्राइजेस को डबल करके देख लें जैसे हमने देखा है, या फिर हम सिर्फ सिंपली अपनी मनी को हाफ कर सकते हैं। दोनों हमें सेम ही रिजल्ट को निकाल कर देंगे। तो दोनों सेम रिजल्ट को कैसे निकाल कर देखेंगे, तो हमने ये वाला केस तो ऑलरेडी देख लिया कि हमारा डबल प्राइस होगा तो किस तरीके से हमारे इंटरसेप्ट वगैरह और स्लोप होंगे। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम मनी को हाफ करेंगे तो किस तरीके से हमारा रिजल्ट होगा और हम देखेंगे कि सेम ही रिजल्ट को हम अचीव करते हैं। तो उसको भी मैं जल्दी से यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ पूरा और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी देखो बिफोर सिचुएशन क्या थी जो हमें गिवन थी। यहाँ पर अगर मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करती हूँ तो मान लो एक तरीके से कि ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। ये हमारा क्वेश्चन था और ये बोल रहे हैं कि देखो अगर हम इसमें प्राइजेस को डबल कर देते हैं तो किस तरीके से हमारी जो बजट लाइन है वो चेंज होगी। तो हम पहले देखेंगे कि बिफोर हमारी बजट लाइन कैसे थी। तो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट को निकाल दिया और स्लोप को देखा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो बिफोर बजट लाइन आई है उसका वर्टिकल इंटरसेप्ट ये रहा जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ये रहा और हमने जस्ट एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। स्लोप हमने इसलिए निकाला है ताकि हम देख सके कि आफ्टर सिचुएशन से हमारी जो पोजीशन है बजट लाइन की वो कैसे बनेगी। तो उसके बाद आफ्टर सिचुएशन हमें क्या गिवन है कि अगर हमारा डबल हो जाता है प्राइस तो सिचुएशन में हमारी बजट लाइन किस तरीके से चेंज होगी। बुक बोल रही है कि अगर हमें प्राइजेस को डबल देखना है ना तो हम प्राइजेस को डबल करके देख सकते हैं। बट इसका एक और वे है जो हमें सेम रिजल्ट को देता है। वो क्या वे है कि अगर हम अपनी मनी को हाफ कर देंगे तो वो भी हमें सेम ही रिजल्ट को शो करेगा। कैसे, तो मैंने यहाँ पर दोनों सिचुएशन को दिखाया हुआ है कि व्हाट इफ अगर हमारा प्राइस डबल हो जाता है
तो उस सिचुएशन में हमने क्या करा कि मैंने जो ऊपर वैल्यूज ली थी, यहाँ पर जो मैंने ऊपर वैल्यूज ली थी उसमें P1, हमारा ये P1 एंड P2 का जो प्राइस है उसको डबल कर दिया और हमने अपनी बजट लाइन को ड्रॉ करा और यहाँ पर हमारी ये सारी वैल्यूज जो है आ गई, उससे हमने अपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटरसेप्ट निकाले और स्लोप निकाला। दूसरी चीज हम इस सेम रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नीचे क्या करा है, या तो हम अपने प्राइस को डबल कर दें या मनी को हाफ कर दें। जब हमने सेकंड वे से मनी को हाफ करा तो हमने डायरेक्टली सिर्फ मनी को हाफ कर दिया। मनी हमारी 300 थी और उसको हमने जब हाफ करा तो वो 150 हो गई। तो हमने बाकी सब चीजों को, इन सब चीजों को सेम रखा, सिर्फ इस बार मनी को हाफ करके यहाँ पर पुट कर दिया। इस बार सिर्फ मनी चेंज हुई है। उस सिचुएशन में हमारी ये सारी वैल्यूज आ गई और हम क्या देख रहे हैं कि हमारी ये वैल्यूज और हमने जो ऊपर वाले केस में अपने फर्स्ट केस में वैल्यूज निकाली थी ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स कि या तो अगर हम अपने प्राइजेस को डबल कर लें या फिर हम अपनी मनी को हाफ कर लें, दोनों हमें सेम रिजल्ट देती हैं। तो बिफोर सिचुएशन हमने ऑलरेडी देख ली। आफ्टर सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये हो गया हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, ये हो गया हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट, जो कि हमारे दोनों केसेस में क्या आया है, सेम आया है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट दोनों में 3 आया है, यहाँ पर दोनों में 3 आया है और हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट दोनों में 3/2 आया है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप बेसिकली क्या शो करा है कि देखो स्लोप मेरा, जब हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी क्या था, हाफ, हाफ माइनस शो कर रहा है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और हाफ उसकी वैल्यू थी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा स्लोप आफ्टर सिचुएशन में दोनों ही तरीके से सेम ही आया है। अगर हमारा स्लोप सेम है तो वो बेसिकली क्या शो करता है कि हमारा जो ये बजट लाइन शिफ्ट होगा वो कैसे शिफ्ट होगा, उसकी जो पोजीशन है वो कैसी होगी, वो पैरेलल होगी। तो ये था हमारा केस 3। अब हम बात करते हैं केस 4 एंड 5 की, जो बहुत छोटे से केसेस हैं, उसको जल्दी से खत्म करके हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। नाउ केस 4, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लेट सपोज हमारे जो गुड 1 का प्राइस है और हमारे जो गुड 2 का प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस इसके साथ साथ हमारी जो कंज्यूमर के पास पैसे हैं दोनों गुड पर स्पेंड करने के लिए वो फॉल कर रहे हैं। ये सारी चीजें साथ में हो रही है कि हमारे दोनों गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और कंज्यूमर की जो मनी है वो फॉल कर रही है। इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इस साइड की बात करें कि दोनों के प्राइजेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वी नो दैट कि हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है और जो हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है उसमें किस तरीके से चेंजेस आएंगे। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं हमारे वर्टिकल इंटरसेप्ट की, तो वो बेसिकली क्या होता है हमारा m/p2। अगर हमारा प्राइस ऑफ गुड 2 इंक्रीज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट फॉल करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की, तो अगर मेरा प्राइस ऑफ गुड 1 इंक्रीज हो रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू फॉल करेगी, तो हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी क्या करेगा, वो फॉल करेगा। सेम अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन को देखें इस साइड, तो यहाँ पर अगर हमारे कंज्यूमर के पास पैसे कम हो रहे हैं दोनों गुड्स पर खर्च करने के लिए, तो हमारे कंज्यूमर की एक तरीके से अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है और उस केस में भी सेम ही रिजल्ट होगा कि मेरा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि वर्टिकल इंटरसेप्ट में हमारी जो ये वैल्यू है वो फॉल कर रही है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो फॉल करेगी और हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो पूरा फॉल करेगा। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट अगेन सेम, कि हमारे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट में भी अगर मेरा न्यूमरेटर मनी की वैल्यू फॉल करेगी तो मेरा जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी फॉल करेगी। उस सिचुएशन में हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी फॉल करेगा। इस सिचुएशन में हम इस पूरी सिचुएशन से समराइज क्या कर सकते हैं कि मेरा जो बजट लाइन है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इनवर्ड शिफ्ट इसलिए हो रहा है वो क्योंकि हमारे दोनों इंटरसेप्ट कम हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा दोनों इंटरसेप्ट कम हो रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें अब केस 5 की, हमारा लास्ट केस हमारे 2.4 का, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, तो हम केस 5 में बात करते हैं अगेन दो केसेस की। तो केस 1 हम लेकर चलते हैं कि देखो हमारा
P2 भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा P1 भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हमारे दोनों गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। बट इसमें ट्विस्ट क्या है इस बार कि हमारा जो गुड 1 का प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है एज कंपेयर टू गुड 2। मतलब कि हम लेकर चल रहे हैं कि गुड 2 का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो गुड 1 के प्राइस से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 एरोज लगाई है। इसका मतलब है कि हमारा P2 जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इस सिचुएशन में हम अगर बात करें अपने स्लोप की, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने स्लोप की, तो हमारे स्लोप में क्या होगा, यहाँ पर ये आ गया हमारा स्लोप। इस सिचुएशन में हमारा P1 तो इंक्रीज हो रहा है बट हमारा जो डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज जो हो रही है उससे ज्यादा हो रही है। अगर हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल हमारी जो स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो फॉल करेगी। नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर अगर वो फॉल कर रहा है हमारा स्लोप तो हमारा जो बजट लाइन है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। मतलब कि वो ज्यादा गिव अप नहीं कर रहा, वो लेस गिव अप कर रहा है, लेस सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो ये है। अगर हमारा P1 इंक्रीज हो रहा है, इट डजेंट मैटर कि वो कितना इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ P1 की बात कर रहे हैं। तो अगर P1 इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब मेरा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कम हो जाएगा। देयरफॉर मेरा जो x1 की क्वांटिटी है जब मैं x2 को 0 रखूंगी तो वो भी कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद सेम बात करें अगर हम अपनी वर्टिकल इंटरसेप्ट की तो उसकी भी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर m/P2 होता है। अब P2 हमारा इंक्रीज तो हो रहा है चाहे कितने भी यूनिट से, तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट भी कम हो रहा है प्लस हमारा जो स्लोप है वो फ्लैटर भी हो रहा है। ऊपर वाले केस में क्या हाईलाइट पॉइंट था कि यहाँ पर हमने ग्राफ की बात क्यों नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ पर हमें स्लोप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें, अगर हम स्लोप की यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं -P1 डिवाइडेड बाय P2। हमें नहीं पता कि स्लोप में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन में बस बताया है कि P1 और P2 दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ये नहीं बताया कि कौन किससे कितना ज्यादा क्या कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने स्लोप की बात ही नहीं करी है, यहाँ पर हमने स्लोप की बात नहीं करी। लेकिन नीचे हमें बताया हुआ है कि हमारा जो प्राइस ऑफ गुड 2 है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम स्लोप की भी बात करेंगे और ग्राफिकली भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो ये लेट सपोज बिफोर सिचुएशन है ना, कि हमारा बजट लाइन कुछ ये है, पहले ही ये था। अब अगर मेरा P2 ज्यादा इंक्रीज हो रहा है P1 से तो सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज हमारी कम होंगी। हमारी x1 की भी वैल्यू कम होगी, वर्टिकल इंटरसेप्ट भी कम होगा और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी कम होगा। x1 की भी वैल्यू कम होगी और x2 की भी वैल्यू कम होगी जब हमारा x1 0 है तो, मतलब कि हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट कम होंगे। और हम क्या देख रहे हैं कि हमारा स्लोप की पोजीशन, हमारी बजट लाइन की पोजीशन क्या होगी वो हम स्लोप से देखेंगे। तो हमारा स्लोप इस बार कम हो रहा है, मतलब कि हमारा जो बजट लाइन है वो फ्लैटर हो रहा है। दोनों हमें पता है कि यहाँ पर ये हमारा कम हो रहा है तो ये भी इनवर्ट शिफ्ट होगा और ये भी इनवर्ट शिफ्ट होगा। किस तरीके से शिफ्ट होगा, बजट लाइन की पोजीशन क्या होगी कि दोनों इस तरीके से अंदर की साइड शिफ्ट होंगे कि हमारा जो बजट लाइन है वो फ्लैटर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो बजट लाइन है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। तो फ्लैटर के लिए हमने इसको अब कुछ इस तरीके से कर दिया, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, इस तरीके से कर दिया क्योंकि कम तो दोनों क्वांटिटीज हो रही है लेकिन हमारी जो x1 की क्वांटिटी कम हो रही है वो एज कंपेयर टू x2 कम हो रही है। ये मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ, सॉरी ये क्या लिख दिया यार फिर से। हाँ, तो यहाँ पर हमारा
इस तरीके से शिफ्ट हुआ है कि ये फ्लैटर हो गया है पूरा। और यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कम तो हो रहा है, बट यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या चीज है कि ये कम हो रहा है, बट एज कंपेयर टू वर्टिकल इंटरसेप्ट हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कम कम हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल इंटरसेप्ट में हमारी P2 की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू भी जो है वो ज्यादा कम होगी। जब ये ज्यादा कम होगी तभी ये यहाँ से और ज्यादा नीचे जाएगा एज कंपेयर टू यहाँ पर, तो हमारा तभी तो ये फ्लैटर बनेगा। तो ये यहाँ से ज्यादा कम हो रहा है एज कंपेयर टू हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, तो ये इस तरीके से यहाँ पर फ्लैटर हो गया। इसके अगर हम केस 2 की बात करें तो वो इससे जस्ट अपोजिट है, उसको मैं जल्दी से पहले लिख देती हूँ एंड उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी वन गो में। ओके तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं केस 2 की, तो हम देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ गुड 1 हमारा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ गुड 2। तो उस सिचुएशन में हमारे स्लोप पर क्या होगा इम्पैक्ट, कि हमारा स्लोप ये होता है, यहाँ पर अगर हमारी अपर वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू हमारी लोअर वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो ओवरऑल जो हमारा स्लोप होगा वो तो इंक्रीज होगा। अगर हमारा स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब कि वो ज्यादा गिव अप कर रहा है इन ऑर्डर टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ x1, और हमारा जो बजट लाइन है इस केस में वो अब स्टीपर बनेगा। हमारी न्यू सिचुएशन में बजट लाइन हमारा स्टीपर होगा। स्टीपर सिचुएशन शो करती है कि हम ज्यादा गिव अप कर रहे हैं। मैं एक बार यहाँ पर इसको दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पर लेट सपोज ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर ये मैंने एक स्टीपर लाइन बना दी बजट लाइन, यहाँ पर ये हमारा ग्राफ है और यहाँ पे मैंने एक फ्लैटर बजट लाइन बना दी। दोनों में हम अगर गिव अप की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि मेरा एक एडिशनल यूनिट, अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो मैं अपने एक्स एक्सिस पे लूंगी वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अगर मैं इसका एक एडिशनल यूनिट बनाती हूँ तो इसके बदले में मैं कितने डिपेंडेंट वेरिएबल जो मैं वाई एक्सिस पर लूंगी उसको गिव अप करूंगी। मतलब कि मैं एक एडिशनल यूनिट ऑफ x1 कितना x2 को कम करूंगी, ये हमारा स्लोप बताता है। और उसका माइनस साइन क्या बताता है, कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने फ्लैट क्या कहते हैं बजट लाइन की, तो सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट ले लेती हूँ। एक मैंने ये पॉइंट ले लिया और एक मैंने यहाँ पर एक यूनिट से लेट सपोज इसको इंक्रीज कर दिया। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं लिए हैं, बट मान लो कि हम यहाँ पर एक पॉइंट से इसको इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो जब मैं इसको इतना इंक्रीज कर रही हूँ तो उसके बदले में मैं सेक्रीफाइस कितना कर रही हूँ, सिर्फ इतना सा x2 को सिर्फ थोड़ा सा कम कर रही हूँ इन ऑर्डर टू गेन 1 यूनिट ऑफ x1। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस ग्राफ में मैं सेम दो पॉइंट को ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया अपना लेट सपोज 1 यूनिट, या फिर मान लो कि ये ऐसे कुछ चल रही है काउंटिंग और ये हमारा आ गया यहाँ पर 3 फॉर 4। मैं क्या देख रही हूँ कि मैं यहाँ पर गिव अप कितना ज्यादा कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए मैं गिव अप कितना कर रही हूँ, इतना ज्यादा। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे फ्लैटर लाइन की, ये हमारा फ्लैटर बजट लाइन, उसमें हम गिव अप करते हैं कम, सेक्रीफाइस कम करते हैं। और यहाँ पर हम अगर बात करते हैं स्टीपर बजट लाइन की, स्टीपर बजट लाइन की, तो उसमें हम सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पर हमारा जो गिव अप होता है वो ज्यादा होता है और यहाँ पर लेसर होता है। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर बात करें अपने वापस से पॉइंट बी की, हमारे केस बी की, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा स्लोप अगर इंक्रीज हुआ है तो मतलब कि हम ज्यादा गिव अप कर रहे हैं, ज्यादा गिव अप कर रहे हैं तो मतलब मेरी बजट लाइन जो है अब वो स्टीपर बनेगी। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो फॉल कर रहा है, बट वो कम फॉल कर रहा है एज कंपेयर टू हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो P2 की वैल्यू है वो बढ़ तो रही है बट एज कंपेयर टू P1 कम बढ़ रही है। तो जो ज्यादा बढ़ रही है उस जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब कि उसकी ओवरऑल वैल्यू ज्यादा फॉल करेगी। तो यहाँ पर इसलिए हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ज्यादा फॉल कर रहा है। अगर मेरा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ज्यादा फॉल कर रहा है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर मेरा
एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी जो बजट लाइन पहले इस तरीके से थी, थोड़ी लोटी हुई थी, अब वो पहले के कंपैरिजन में खड़ी हुई हो गई है काफी ज्यादा। इस सिचुएशन में वो पहले से और क्या हो गई है, स्टीपर हो गई है। और हम कैसे देख रहे हैं कि हमारी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो कम हुआ है वो ज्यादा कम हुआ है एज कंपेयर टू हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट। तो ये थे हमारे दो केसेस, हमारे केस 5 के। अब यहाँ पर हमारा जो 2.4 है वो कंप्लीटली ओवर होता है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।